हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 5, तो इसके हम आज के पहले क्वेश्चन को करते हैं। PDF ये रहा, ठीक है। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, आज ये है। तो इसमें पूछा है कि दो संख्याएं 2 सही 2/3 अनुपात 3 सही 1/2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से वृद्धि की गई, वो प्रत्येक संख्या में 5 से वृद्धि की गई, फिर अनुपात 17:22 हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रखा है, आप लोग पढ़ते रहना। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कोई संख्या है x y, ठीक है। 2 सही 2/3, 3 सही 1/2 का अनुपात दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वरना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सिंप्लीफाई करना मैंने पहले वीडियो में सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। 3 दूनी 6 और 1 7 8/3, 3 दूनी 6 1 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और दोनों में गुणा कर देते हैं, जो भी एलसीएम आता है। अभी तक एलसीएम निकालना नहीं आया आप लोगों को, तो जाके सीख लो, ठीक है। वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पे। 3 दूनी 6। अब ऐसा नहीं है कि इनकी गुणा करके एलसीएम निकलता है, इसका तो नंबर डिफरेंस थे। एक प्राइम नंबर है और एक अरे क्या बोलते हैं, होल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है। अरे नहीं यार, दोनों नेचुरल नंबर है, मैं भी भूल गया हूँ। एक प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, अरे हाँ, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर इवन नंबर है, तो हमने इनकी गुणा कर दी, इसलिए आ गया ये, ठीक है। तो सब में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जाके एलसीएम वाली वीडियो देख लेना आप लोग। 3 दूनी 6, तो 6 इसका एलसीएम आएगा, तो इसमें भी 6 से गुणा कर दो, इसमें भी 6 से गुणा कर दो। 2 3 6 7 3 21, 3 दूनी 6 8 दूनी 16, 16:21 इनका एक्चुअल में रेशियो है, जो संख्या है, ठीक है। 1 मिनट को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो, तो 16:21 इनका एक्चुअल रेशियो आ गया, जो ये संख्या थी, ठीक है। और यही हमसे पूछा कि इनमें से जो छोटी संख्या है वो कौन सी है। तो छोटी संख्या 16, मतलब 16 छोटा रेशियो है, तो संख्या भी x वाली छोटी होगी, ठीक है। तो इसी 16 का हमें वो बताना है, क्या नाम है, 16 रेशियो का मान कितना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी 16 और 21 में 16 है और 16 x है, ठीक है। और जब इनमें 5 की वृद्धि की जाती है, यानी कि इंक्रीज किया जाता है, इन दोनों में 5 5 इंक्रीज किया जाता है, +5 +5, तो इनका रेशियो चेंज हो जाता है। ये 17 बन जाता है, ये 22 बन जाता है, ठीक है। इस पे ध्यान मत देना, इसको बस 5 5 इंक्रीज किया है, तो रेशियो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो सेम है या नहीं है। 16 और 17 का डिफरेंस 1, 21 और 22 का डिफरेंस 1, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस 5 के बराबर। डिफरेंस ऐसे में सेम था, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर ऐसे में सेम नहीं होता तो हम क्या करते, ऐसे में इनका डिफरेंस निकाल के इस वाले की इधर गुणा कर देते, इस वाले की इधर गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, आज 5वां दिन है, छोटी मोटी चीज़ें ये। तो एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। तब हमसे पूछा क्या है, 16 का मान, क्योंकि ये वाला जो है, जैसे कि आप बोलोगे कि सर 22 यहाँ पे बड़ी संख्या है, 17 छोटी है, तो 17 का मान निकालो 17 पंजे गुणा करके। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, उसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और उसमें कुछ ये नहीं पूछा कि इंक्रीजमेंट के बाद वाली छोटी संख्या, ठीक है, या फिर इंक्रीजमेंट के बाद छोटी संख्या का मान कितना है। उसने बोला कि छोटी संख्या का मान बताओ। तो हमने दो संख्या मानी थी, x और y। x और y में छोटा कौन सा था, x, तो x का रेशियो कितना था, 16, ठीक है। इंक्रीजमेंट के बाद वाला कुछ नहीं पूछा है, वो जब पूछता है तो इसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला 16 का मान बताना है, तो 16 एक रेशियो का मान 5, 16 रेशियो का मान 16 पंजे 80, 16 रेशियो का मान 80, तो x का मान हमारा 80 हो जाएगा। यानी छोटी संख्या हमारी x है, x का मान 80। इसमें तो इसका ऑप्शन दे दिए रखे हैं, इसको साइड कर देते हैं। ये देखो सेकंड ऑप्शन 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हम लोगों से, इसमें बोला कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 6:7:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षाओं में 15 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, 15 लिखा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, छात्र बढ़ा दिए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, PDF एकदम क्लीन है, ठीक है, PDF में आप जाकर देख लेना। तो अनुपात 9:10:11 हो जाता है, ठीक है। 15 15 छात्र तीनों में बढ़ जाते हैं, तो
15-15 स्टूडेंट्स हर क्लास में अगर बढ़ जाते हैं तो रेशियो इनका चेंज हो जाता है, इस रेशियो से इस रेशियो पे आ जाते हैं। तो शुरुआत में कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे शुरुआत में, यानी कि इस टाइम ये शुरुआती रेशियो दे रखा है ना। 15 स्टूडेंट बढ़ने के बाद ये रेशियो है। मैंने कहा था ना अभी इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं, कंडीशन नहीं दे रखी, जिसमें बोला था कि कुल छात्र निकालो, कुल छात्र बोलता तब भी हम ये निकालते, शुरुआत में बोला तब भी हम ये निकालेंगे। अगर बोलता कि इंक्रीजमेंट वृद्धि के बाद कुल छात्रों की संख्या, तो वृद्धि के बाद तो ये रेशियो ये था, तो इस रेशियो के हिसाब से निकालते। ठीक है ना। चलो 3 क्लास है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्लास हैं। ठीक है। रेशियो क्या है इनका 6:7, 7:8। इंक्रीजमेंट के बाद रेशियो क्या है 9:10, 10:11 है। ठीक है। और इंक्रीजमेंट हो कितना रहा है तीनों में, प्लस का 15 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है। इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इनके जो रेशियो का डिफरेंस है वो कितना है, 6 में से 3 का डिफरेंस 3, 7 और 10 का डिफरेंस 3, 8 और 11 का डिफरेंस 3, यानी कि इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी कि रेशियो का डिफरेंस 3 है। सब में बराबर है तो 3 रेशियो का डिफरेंस हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो हम बराबर करते। ठीक है। कि नहीं 2 को लेके, जैसे कि बराबर नहीं होते तो हम या तो फर्स्ट और सेकंड को लेके कर लेते, या फिर सेकंड थर्ड को लेके कर लेते, या फिर थर्ड फर्स्ट को लेके कर लेते। ठीक है। क्योंकि हम किसी 2 को लेके ही हम करेंगे, 3 के साथ नहीं करेंगे। ठीक है। होगा ही नहीं वो सही से। और ये जो 3 रेशियो है वो किसके बराबर है, एक्चुअल में जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 15 स्टूडेंट्स का है। तो 3 रेशियो 15 के बराबर हो जाएगा। 1 रेशियो 3 पंजे 15, तो 5 रेशियो के, वो 1 रेशियो 5 स्टूडेंट्स के बराबर हो गए। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल कितने स्टूडेंट थे, यानी कि शुरुआत में, तो शुरुआत में रेशियो क्या था 6, 7, 8। ठीक है। 8, 7, 15, हाँ 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 पंजे 110, हाँ 21 पंजे 110, तो 21 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसका टोटल कितना है 21 रेशियो, 21 रेशियो का निकालना है क्योंकि टोटल निकालना है। अगर पूछता कि फर्स्ट क्लास में शुरुआत में कितने थे तो 6 की 5 से गुणा कर देते, सेकंड का पूछता तो 7 की 5 से कर देते, और थर्ड का पूछता तो 8 की 5 से कर देते हैं। ठीक है। लेकिन टोटल पूछा है तो तीनों को जोड़ दिया, 21 आ रहा है, 21 की 5 से कर दो, 21 पंजे 105। ठीक है। 105 स्टूडेंट्स कुल थे शुरुआत में, थर्ड ऑप्शन 105। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं यदि पहली संख्या को दोगुना किया जाता है जबकि दूसरी संख्या को 60 बढ़ा दिया जाता है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया है। दो संख्याएं हैं 4:5, सेट कर दो। ठीक है। या इसी को ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा यहीं बता देते हैं। ठीक है। दो संख्याएं हैं हमारे पास 4:5 के अनुपात में है। चल जाए भाई, एक्स और वाई दो संख्या मान लेते हैं, इनका रेशियो है 4:5। ठीक है। यदि पहली संख्या को दोगुना किया जाता है जबकि दूसरी संख्या को 60 बढ़ा दिया जाता है तो नया अनुपात 2:5 बन जाता है। तो नया अनुपात कितना बन जाता है 2:5। ऐसा कब होता है, जब, यहाँ पे सवाल पढ़ते रहना आप। ठीक है। ऐसा तब होता है जब पहली संख्या को दोगुना कर दिया जाता है और दूसरी संख्या को 60 बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो जब दोगुने की बात आई, जब संख्या को दोगुना किया जाएगा तो रेशियो भी अपने आप दोगुना हो जाएगा, और जब रेशियो को दोगुना किया जाएगा तो संख्या ऑलरेडी अपने आप दोगुना हो जाएगी। कैसे, आप समझते हैं कैसे। देखो हमारे पास सब हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है। कैसे हो जाएगा देखो, मान लो संख्या है 10:30 में, ये मान लो नंबर्स है। ठीक है। ये रेशियो है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 10 से कम 10, 10 या 30, 1:3। ध्यान से देखना। ठीक है। पेड बैच में ऐसे नहीं सिखाएंगे, बता दे रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं, मैंने ये क्वेश्चन पेड बैच का है। पेड बैच में जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे नहीं समझाया, बस यहाँ पे मुझे बता दिया काम खत्म। लेकिन मुझे मालूम है कि दिक्कत कहाँ होगी। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं समझ में आ गया होगा, लेकिन एक स्टूडेंट्स ऐसा जरूर होगा जिसे समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। वो एक स्टूडेंट्स मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। 10
10:30। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं भी, अनुपात नहीं आएगा यहाँ पे, अनुपात तो ये है ना, तो ये x ये y, ठीक है, x और y। x है 10, y है 30, दो संख्याएं हैं 10 और 30, इनका रेशियो कितना है 1:3। इसे काटो, 10 से कम 10, 10 3 30, 1:3 आएगा। अब मैं कह दूं कि यार संख्या को मैं दोगुना कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं दोगुना कर देता हूँ, इसको 20 कर दो, 10 दूनी 20 और 30 दूनी 60। मैंने संख्याओं को दोगुना कर दिया, इन दोनों को दोगुना कर दिया। तो जब दोगुना करने के बाद इनका रेशियो कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं, 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 10 का दोगुना 20 सही है, 30 का दोगुना 60, बिल्कुल सही है। जब मैंने यार रफ में किया था तब तो सही आ रहा था। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं समझ लूँ, एक मिनट पॉज कर देता हूँ, थोड़ा मैं इसे अपना डाउट क्लियर कर लूँ, ठीक है। चलो दोस्तों सही है, ठीक है। एक्चुअली मेरे से गलती हुई है। गलती क्या हुई है, मैंने सोचा कि जब संख्या बढ़ेगी तो रेशियो भी बढ़ेगा, नहीं, लेकिन जब रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रेशियो उतना ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होता, इसका मतलब सही है, ठीक है। मुझे जैसे कि रेशियो बढ़ने को तो बढ़ेगा, जैसे क्या है 0 से 0 काट देंगे तो ये 2:6 हो गया, ठीक है। तो हमने जब रेशियो, यहाँ पे हमने क्या करा, रेशियो का दोगुना कर दिया, यहाँ पर भी क्या करा, रेशियो का दोगुना, एक का दोगुना 2 हो जाएगा, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या भी हमारी दोगुनी हो गई, बस इतना समझाना चाह रहा था। लेकिन जो मैंने बोला ना कि जब संख्या दोगुनी होगी तो रेशियो भी दोगुना हो जाएगा, लेकिन रेशियो हमेशा वही रहता है जो पहले था। अगर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो, जैसे कि यहाँ पे 2:6 है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो 1:3 ही आएगा, ठीक है। ये बात मैंने बस एक लाइन गलत बोल दी कि रेशियो बदल जाता है अगर संख्या बदलेंगे तो, नहीं, रेशियो नहीं बदलता है, ठीक है। रेशियो सेम रहता है दोनों संख्या में, अगर दोनों में एक जैसा वर्क किया गया है तो। जैसे कि यहाँ पे आपने दोगुना किया, यहाँ पे भी दोगुना करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे दोगुना कर दिया, यहाँ पे 3 गुना कर दिया तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है नियम के अनुसार। तब इसमें जो काम करोगे वही सेम काम इसमें भी करना पड़ता है, ये मैं शुरुआत की क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, तो याद रखना। तो जब हमने इसमें रेशियो में दोगुना किया तो नंबर भी दोगुने हो गए, और जब नंबर में दोगुना किया तो रेशियो भी दोगुने हो गए, ठीक है। वो बात अलग है कि रेशियो सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आएगा, लेकिन जब नंबर में हमने दोगुना किया तो रेशियो भी दोगुने हो गए, और जब रेशियो में दोगुना कर रहे हैं तो नंबर भी दोगुने हो जा रहे हैं। यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 3 रेशियो की वैल्यू 30 है, अब वही यहाँ पे 2 रेशियो की वैल्यू 20 हो जाएगी और 6 रेशियो की वैल्यू 60 हो जाएगी, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 10 है ना, तो 10 इसकी गुणा कर लो, 2 से 20 आएगा, फिर 60, 6 से करो 60 आएगा, 3 से करो 30 आएगा, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू जब 10 है तो कितने भी रेशियो की वैल्यू निकालो 10 से मल्टीपल होती जाएगी, ठीक है। तो बस इतना सा एक चीज़ थी, समझाना चाह रहा था मैं। जो एक बात बोली वो गलत थी कि रेशियो जब नंबर बदलेंगे तो रेशियो भी बदलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेशियो सेम रहता है, बस अगर उसे सिंप्लीफाई ना किया जाए तो। अगर मैं यहाँ सिंप्लीफाई करूँ तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब रेशियो में दोगुना होगा तो संख्या भी दोगुनी हो जाएगी, संख्या में जब दोगुना होगा तो रेशियो भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रेशियो रहेगा सेम सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। चलो, तो हमें बोला था क्वेश्चन में, यदि पहली संख्या को दोगुना किया जाता है, यानी कि x को जब दोगुना किया जाता है, अभी तो ये संख्या ऐसी है, अभी जो एक्चुअल में संख्या है उसका रेशियो ये है, तो बोलते हैं कि संख्या का दोगुना किया जाता है, तो जब संख्या का दोगुना होगा तो रेशियो भी दोगुना ही होना चाहिए। अभी समझाया मैंने, अभी समझाया। यहाँ पे जब मैं संख्या 10 से 20 की तो रेशियो 1 से 2 हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं सिंप्लीफाई ना करूँ तो ये कंडीशन है ना। तो 4 का दोगुना कितना, 8 होना चाहिए। संख्या जब दोगुनी हुई है तो 4 का दोगुना तो 8 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं है, यानी कि इन्होंने हमें जो रेशियो दिया है वो अनबैलेंस्ड दिया है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 4 का हम दोगुना करेंगे तो एक्चुअल में जो रेशियो होना चाहिए था वो 8 होना चाहिए था, 4 दूनी 8, ठीक है, लेकिन नहीं है ना, वो 8 नहीं है, तो हमें 8 बनाना पड़ेगा। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 होना चाहिए था 2 की जगह पे, ठीक है, लेकिन 8 नहीं है। क्वेश्चन में तो बोला कि यदि पहली संख्या को दोगुना किया जाए, तो जब संख्या दोगुनी हो रही है तो रेशियो भी दोगुना होगा, 4 दूनी 8 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या किया जाए, 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं तो इस पूरे में 4 से गुणा की जाएगी। अब समझ में आया 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं,
4 से गुणा बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो 2 गुना बोला गया है, लेकिन यहाँ पे 2 गुना दिया नहीं है। 8 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, तो इसको 8 बनाने के लिए क्वेश्चन की कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एक्चुअल में ये रेशियो होना चाहिए था। ठीक है, 8:20 होना चाहिए था। समझ गए आप लोग, क्योंकि रेशियो 2 गुना कर दिया उसने। तो जब यदि पहली संख्या को 2 गुना कर दिया जाता है, जबकि दूसरी संख्या को 60 बढ़ा दिया जाता है, दूसरी संख्या को 60 प्लस किया जाता है। इसमें तो 2 गुना किया गया, इसमें 60 और बढ़ा दिया। मान लो 20 था तो 60 बढ़ा दिया, 80 हो गया। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो 60 बढ़ा दिया, इधर 2 गुना किया था तो इधर तो हमने बैलेंस कर लिया, इधर 60 बढ़ा दिया। 60 बढ़ाने के बाद रेशियो हमारा बैलेंस है। 60 बढ़ाने के बाद इनके बीच का डिफरेंस था, वो जो संख्याओं का डिफरेंस वो 60 है, और रेशियो का डिफरेंस कितना है, 15, और 20 का डिफरेंस 15, सॉरी 5 और 20 का डिफरेंस 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 20। ठीक है, इधर से हमने कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर कोई संख्या का डिफरेंस दिया ही नहीं है। यहाँ पे जो पहले संख्या थी और बाद में जो संख्या बनी, उनके बीच का डिफरेंस कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, हमें तो एक रेशियो की वैल्यू चाहिए, चाहे इधर से मिले चाहे इधर से मिले, बस हमने रेशियो को बैलेंस कर लिया। रेशियो को बिना बैलेंस करे आप नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ, तो इनकी यहाँ पे जो संख्या थी और यहाँ पे जो संख्या थी, इनके बीच का डिफरेंस 60 है, और रेशियो में इनका डिफरेंस कितना है, 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो सॉरी 60 हो जाएगी, 60, और 15 चौक 60, 40। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। समझ में आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि कहाँ गया सवाल, हाँ यही है ना, तो नया अनुपात 2 अनुपात 5, हाँ ठीक है। तो आरंभिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, आरंभिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो शुरू में आरंभिक यानी कि इनिशियली शुरू में जो संख्या थी उनका योग ज्ञात कीजिए। शुरू में संख्याओं का रेशियो क्या था, 4 और 5 था, नहीं था, 4 और 5। अब शुरू में जब संख्याएं 4 अनुपात 5 में थी, तो यही तो हमें बताना है इनका योग। तो 5 4 9, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 40, 9 चौक 36, 300। एक मिनट, अरे यार ये 40 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, 15 चौक 60, पूरी बार पूरा कटेगा ना, 6 थोड़ी कटा है, 15 चौक 60 सही है। आज गलती क्यों हो रही है यार, चलो इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, 15 चौक 60, 4 होगा ये, और यहाँ पे 40 नहीं 4 होगा। जब एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर है तो 5 4 9, क्योंकि हमसे टोटल पूछा है, 9 रेशियो है, तो इनिशियली 9 रेशियो था, तो संख्या क्या हो जाएगी, 9। 9 रेशियो की वैल्यू 9 चौक 36, और 9 रेशियो किसके बराबर है, एक्स और वाई की इनिशियली संख्या के बराबर है। ठीक है, एक्स और वाई का जो टोटल है, तो एक्स और वाई 36, इन दोनों का योग कितना है, 36। अब ये पता लगाने के लिए सही है गलत आप चेक कर सकते हो। 4 रेशियो की वैल्यू 4 चौक 16, यानी कि एक्स 16 है, और 5 रेशियो की वैल्यू 5 चौक 20, यानी कि वाई 20 है। एक्स और इसका प्लस कर दोगे तो कितना है, 36। टोटल पूछा था, टोटल बता दिया। अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हो, या फिर रेशियो जोड़ के डायरेक्ट निकाल लो 36, इस तरीके से भी आ जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस हम इस तरीके कर चुके हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको करते हैं। ये भी अच्छा है और थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, ट्रिक ये है। देखो कि इसमें बोला कि 2430 रुपये की राशि ए बी और सी के बीच विभाजित की जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इतना अमाउंट इन तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यदि उनमें से प्रत्येक को 100 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन उनमें से समय को मतलब उन तीनों को 100 रुपये कम मिलते हैं, तो उनके हिस्से 3:4:5 के अनुपात में होते हैं। सी को प्राप्त राशि कितनी है ये पता लगाना है। ठीक है, चलिए इसमें देखो करना क्या है। ये सवाल टफ भी बन सकता है अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा देंगे तो। बनाइए छोटा सा क्वेश्चन। अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट बराबर 2430। ठीक है, और यही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी में, मतलब ए बी सी को इतने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कितना अनुपात है, 3:4:5।
लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, ये सबको 100 रुपये कम करने के बाद ये रेशियो आया है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना था एज लाइक, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक कंपनी में ये तीनों काम करते हैं, तो जो कंपनी का ऑनर है उसने बोला कि 2430 रुपये इन तीनों के बने, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितना जितना जिसका बना। तो टोटल जो बना इन तीनों का वो 2430 रुपये बने। मालिक ने क्या करा, 2430 रुपये टोटल करके अपने मैनेजर को दे दिया। ठीक है, तो मैनेजर को दे दिया। अब मैनेजर ने इन तीनों को बांट तो दिया, लेकिन तीनों में से 100 रुपये कम कर दिए। तो तीनों को 100 रुपये कम करके दिए, तो जो बांटा इन तीनों के बाद जो रुपये आए उसका रेशियो है ये 3:4:5। ठीक है, समझ में आया। यानी कि ये जो रेशियो है वो 300 रुपये कम का है, यानी कि इसके 100 रुपये कम, इसके 100 रुपये कम, इसके 100 रुपये कम। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो अब इसको 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 इन तीनों को 100 रुपये कम मिले, तो 300 रुपये कम मिले तीनों को। ए बी सी को 300 रुपये कम मिले। ठीक है, मिलने बटने इन तीनों के बीच में बटने चाहिए थे 2430, लेकिन 300 रुपये कम बटे। तो 2430 में से अगर हम 300 रुपये घटा दें, टोटल अमाउंट, नया टोटल अमाउंट बन जाएगा 2130। तो जो 2130 है ना वो इनके बीच में बटे, और जो 300 रुपये वो मैनेजर ने अपनी जेब में रख लिए। ठीक है, ऐसा समझ लो। मालिक ने दिए इतने बांट दो उन तीनों में, और मैनेजर ने 300 रुपये घटा के 2130 रुपये बांटे। समझ में आ गया। तो ये जो रेशियो है ना, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 2130 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि 2130 रुपये ही इसमें 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 बांटे गए हैं। ठीक है, तो इस अनुपात में आया वो जो बटने के बाद। तो 5 4 9 3 12, यानी कि 2130 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2130। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग कर दो 12 से, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 कम 12। ठीक है, और 8 1 9 93, तो 12 सत्ते 84, 84 और 93, 6 3 9, अरे ये तो कट ही नहीं रहा है। 5 4 9 3 12, सही तो हो रहा है ये। अच्छा, मेरे ख्याल से 12 से नहीं कटेगा क्या ये पूरा। हाँ, इसके अंदर 12 से नहीं कटेगा। 3 4 5 6 12, 3 से काट ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सत्ते 21, 3 कम 3 0, 3 6 12, कट तो रहा है। फिर काट तो 2 से, 2 3 6, और 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10। तो ये तो आ ही नहीं रहा पूरा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। रुक जाओ। 3:4:5 का अनुपात था, 2430 रुपये टोटल थे। ठीक है, 2130 रुपये, 300 रुपये कम दिए इन तीनों को, तो 300 रुपये घटा दिए। तो ये जो रेशियो हो गया टोटल का, इसका टोटल रेशियो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, अब तीन सॉरी क्या कहते हैं, 3 6, अरे यार 3 चौक 12 होता है ना, सही है। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3 0, सही है। अगर मैं 2 से काटूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये बन जाएगा 11, 2 5 10, 2 5 10, सही है। अब तब भी तो पॉइंटों में आ रहा है। अच्छा हाँ, सही है सही है सही है, इसका आंसर ही पॉइंटों में, ये देखो इसका आंसर ही पॉइंटों में है। ठीक है, मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं यार मैंने एक देखा तो मुझे लगा सबका सब ऐसे ही होगा, आंसर ही पॉइंटों में आ रहा है। तो यानी कि पॉइंटों में आंसर आएगा, समझ इसमें से या इसमें से कोई एक होगा। ठीक है, चलो ये भी अंदाज़ा लग गया हम लोगों को, या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, चलो तो इसका एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 355/2। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी को प्राप्त राशि कितनी है, सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो सी को जैसे 5 राशि प्राप्त हुई। ठीक है, सी को 5 राशि प्राप्त हुई, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकालो। अब ये मैं सोच रहा हूँ 5 रेशियो की वैल्यू निकलेगी तो आंसर आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए तो 5 एक रेशियो की वैल्यू इतनी, तो 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू 355/2 गुणे 5, कटे नहीं रहा, मैं सोचूँ कट जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो इसका हम आधा करने के लिए क्या करेंगे, 300 का आधा 150, 50 का आधा 25, तो 150 और 25 175, और इसका 5 का आधा 2.5, तो 175 6 77, तो 177.2 आंसर आएगा। ठीक है, तो 177.2 गुणे 5, इसको डिवाइड करने के बाद 177 आएगा। कैसे कर लिया, 2 से जब भाग करोगे तो 2 एकम 2,
दो सत्ते 14, 2 सत्ते 14, पॉइंट एक, दो सत्ते 14, एक पाँच, हाँ 2 पंजे 10, 5 आएगा, 5 ढाई होता है ना वो, 5 का आधा ढाई होता है, 2.5। तो 75 में जब हम 2.5 जोड़ेंगे तो 77.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 177.5 गुणे 5। अब इसकी गुणा 5 से कर दो फटाफट, इसकी गुणा 5 से करोगे तो आ जाएगा 5 रेशियो की वैल्यू, यानी कि C बराबर 5 रेशियो, 5 रेशियो बराबर 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 36 37 का 7 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 का 8 हासिल 3, 5 में 5 और 3 8, 887.5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है कि सी को प्राप्त राशि कितनी है। सी को प्राप्त राशि 887.5 नहीं है। सी को जो राशि प्राप्त होनी थी वो होनी थी 987.5। कैसे? इसने 100 तीनों को कम दिए थे मैनेजर ने, लेकिन कंपनी के जो मालिक था उसके अकॉर्डिंग इन सबको 100 रुपये ज़्यादा मिलने चाहिए थे, ठीक है। वो तो मैनेजर ने 100 रुपये खा लिए, तो हमसे मूल राशि पूछे कि इन लोगों को कितनी मिलनी चाहिए थी। अब देखो 887, इसमें कोई आंसर भी नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दिस हो सकता है लेकिन नन ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि इन सी की जो राशि थी एक्चुअल में वो 100 रुपये ज़्यादा थी, क्योंकि सबको 100 रुपये कम मिले थे। ये नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है। सबको 100 रुपये कम मिले थे तो आंसर भी हम 100 रुपये बढ़ा के देंगे ना। तो सी के जब मैनेजर ने 100 रुपये कम दिए तो इनको 887.5 मिले, लेकिन सी को जो प्राप्त राशि थी इसमें देखो क्या बोला गया है, 2430 रुपये की राशि ए बी सी के बीच विभाजित की गई, यानी कि उनके बीच बांट दी गई। लेकिन एक कंडीशन डाल दी कि यदि यदि यानी कि ऐसा हो, यदि ऐसा हो कि 100 रुपये तीनों को कम मिले तो इस अनुपात में मिल जाता है, ठीक है। तो सी को कितना मिला था ये पूछा था उसने, ठीक है। ये तो उसने कंडीशन डाल दी क्वेश्चन को बनाने के लिए, वरना उन्हें जो राशि मिली वो 2430 के हिसाब से ही मिली। तो उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि यदि ऐसा हो कि सबको 100 रुपये कम मिले तो इस रेशियो में मिलते हैं। तो सी को कितनी राशि प्राप्त हुई ये पूछा है। तो सी को जो राशि प्राप्त हुई वो 100 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुई ना, जितना हमने निकाला उससे 100 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुई। तो इसमें 100 रुपये जोड़ दो, 987.5, ये आंसर हो जाएगा। सी को इतनी राशि प्राप्त हुई, ठीक है, 987.5, थर्ड ऑप्शन। चलो फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा, अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का शायद ये पहला क्वेश्चन है जब से हमारी सीरीज चल रही तब से, ठीक है। आगे भी बहुत सारे आएंगे। इसे करने से पहले मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इजी है, ठीक है। तो इस क्योंकि क्रॉस मल्टी, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है। चलो तो ये वाला पेज देते हैं अपना पहले, 34 हो गया, 35 अभी करेंगे, पहले 36 कर लें। 36 का ये रहा। तो इसमें बोला गया हम लोग कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज चलता रहेगा। आगे के क्वेश्चनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन एक पहले डालना चाहिए था मेरे को, खैर छोड़ो। यदि क्लास में लड़कों और लड़कियों का औसत 45 है, औसत जानते हैं ना, एवरेज की नॉलेज होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप क्या बताऊँ मैं, अगर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्लास में लड़कों और लड़कियों का औसत 45 है, यानी कि लड़के और लड़कियों का जो औसत है, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, एवरेज का चिन्ह क्या होता है, एवरेज का साइन क्या होता है यार पता नहीं, लेकिन बॉयज़ एंड जो गर्ल्स का जो एवरेज है वो 45 दे रखा है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, कितनी बॉयज़ और गर्ल्स, यानी कि दो लोगों की बात हो रही है, बॉयज़ की और गर्ल्स की। तो इनका जो रेशियो है वो 45 है। 45 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो इनका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 45 में अगर 2 से गुणा कर दो तो बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने हैं वो आ जाएगा, ठीक है। जिससे कि एवरेज निकलता कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का एग्जांपल नहीं लूँगा मैं कुछ और लेने की सोच रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। पेन्स और पेंसिल, ठीक है, 20 पेन है, 30 पेंसिल है, या फिर इसको 40 मान लो, ठीक है। समझाना है तो ईजी कर लेते हैं। 20 पेन है, पेंसिल 40 है,
तो टोटल पेन और पेंसिल कितने हो गए? 40, 50, 60। और अगर हमसे कहें कि इनका एवरेज निकालो कि पेन और पेंसिल एवरेज में कितने हैं, ठीक है, एक औसत होता है ना कि एवरेज कितने हैं, तो वो निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला होता है टोटल बटे क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। पेन और पेंसिल दो ही तो हैं, टाइप कितने हैं, मतलब क्वांटिटी नहीं, कुछ और बोलते हैं शायद, अ, यानी कि जो टाइप कितने हैं, टाइप जैसे कि पेन और पेंसिल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इसमें पेन पेंसिल और एक वो आता है कलर करने वाला ब्रश, अगर वो ले लेते, ठीक है, तो तीन तीन अलग अलग टाइप की चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो टोटल इन दोनों का और टाइप कितने हैं, दो, तो दो से हम भाग कर देंगे। अगर यहाँ पे पेन पेंसिल और ब्रश होता तब एक दो तीन तीन टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो तीन से भाग कर देते। और जो मान लो ब्रश 30 होते तो वो इसमें जोड़ देते, तो 20, 40, 40, 50, 60 और 30, 90 हो जाता, ठीक है, समझ में आया। तो 90 उस टाइप से हो जाता और तीन से भाग कर देते। मतलब जितनी टाइप की चीज़ें होती हैं उतने उतने से हम भाग कर देते हैं टोटल जोड़ के। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल कितना है, 40 और 20, 60 भाग दो। दो से भाग क्यों करी, क्योंकि दो टाइप की चीज़ें थी, समझ में आ गया, सॉरी। दो दो से भाग इसलिए करी क्योंकि दो टाइप की चीज़ें थी। अगर तीन टाइप की चीज़ें होती तो तीन से भाग करते, चार टाइप की चीज़ें होती तो चार से भाग करते, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इसका एवरेज निकालने के लिए 30 हो जाएगा, तो इनका एवरेज कितना आ गया, 30। अब हमसे ये कह दे, इसी सवाल में ये कह दे कि पेन और पेंसिल का एवरेज 30 है, तो टोटल कितने हैं, तो टाइप कितने हैं, पहले ये देखो। जब एवरेज हमें 30 दे रखा है और बात कर रहा है पेन और पेंसिल, यानी कि सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहा है, तो दो से गुणा कर दो, 60। और देखो 40 और 50, 60, टोटल 60 आ गया। जब टोटल दे रखा हो एवरेज निकालना हो तो निकल जाएगा, जब एवरेज दे रखा हो टोटल निकालना हो तो भी निकल जाएगा, ठीक है। हमारे केस में क्या है, हमें एवरेज दे रखा है और दो चीज़ों की बात कर रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि दो ही चीज़ें हैं सिर्फ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, दो तरीके की चीज़ें हैं, एक बॉयज़ है एक गर्ल्स है, तो दो है। एवरेज दे रखा है 45, तो दो से गुणा कर दो। अगर यहाँ पे बोलता कि बॉयज़ गर्ल्स एंड टीचर, तो तीन टाइप की चीज़ें हो जाती, ठीक है, तो तीन से गुणा कर देते हैं हम कि बॉयज़ गर्ल्स एंड टीचर का एवरेज 45 है, तो तीन से गुणा कर दो, तब हमें टोटल मिल जाता, तो हम निकाल लेते कि टोटल कितना है। समझ में आ गया, एवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपके डाउट दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज का आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमें एवरेज, जब हमें एवरेज दे रखा हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल दे रखा हो तो एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, टोटल उसका जोड़ के ऊपर लिख दो और जितनी क्वांटिटी है उसे नीचे लिख दो, ठीक है। जितने टाइप की चीज़ों से जोड़ के, मतलब गिन के नीचे से भाग कर दो, उतनी से ही, ठीक है। तो 45 है, दो चीज़ों का पूछ रहा है तो दो से गुणा कर दो, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 90। 45 दूनी 90 होता है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल कितना है, 90, ठीक है। यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर 90। चलो, और क्लास में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 5:4 है, और इनका रेशियो कितना दे रखा है, बॉयज़ पहले ना, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:4। यदि 10 लड़कों ने कक्षा छोड़ दी और 16 लड़कियां कक्षा में शामिल हो गईं, फिर कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, ठीक है। 10 लड़कियां छोड़ देती हैं और 10 लड़के छोड़ देते हैं, 16 लड़कियां छोड़ देती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ पता चल रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हमें दूसरा रेशियो दे नहीं रखा है कि कोई दूसरा रेशियो दे रखा हो उसके साथ हमें बैलेंस करना पड़े, ठीक है, नहीं दे रखा है। हमें लड़के और लड़कियों का टोटल दे रखा है और उनका रेशियो दे रखा है। तो जब टोटल दे रखा हो और रेशियो दे रखा हो तब वही काम करते हैं जो शुरू से करते चले आ रहे हैं, इनका टोटल निकाल लो। जब टोटल दे रखा है तो इनका टोटल निकाल लो, 5×4 9, रेशियो में टोटल 9 हो गया और एक्चुअल में 90, तो ये बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 9 एकम 9, 9 10 90। एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो 5 रेशियो की वैल्यू 50 हो जाएगी, 4 रेशियो की वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। अब पता चल गया कि लड़के 50 हैं, लड़कियां 40 हैं और टोटल 90 दे रखा था। अब लड़के 50, लड़कियां 40 और इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो 45 आएगा, क्योंकि जोड़ के लिख दो 50 40 90 ऊपर आ गया, दो चीज़ें 2 से भाग करो, 90 को 2 से भाग करोगे तो 45 आएगा, ठीक है।
ऐसे ही एवरेज निकलता है, एवरेज से टोटल निकल जाता है। अब हमें पूछा क्या है कि 10 लड़कों ने छोड़ दिया, 10 इसमें से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 40। 16 लड़कियां और शामिल हो गई, प्लस 16 कर दो इसमें, 40 50 56। अब इनका रेशियो बताना है, ठीक है, जो चेंज करने के बाद रेशियो बता दो। तो ये 2 से काट दो, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 2 दूनी 2 अट्ठे, अच्छा फिर से कटेगा 10 14। अरे किसी मेरे ख्याल से किसी टेबल से काटना चाहिए था इसको, ठीक है, चलो कोई बात, मेरे ख्याल से 4 से कट जाता। हाँ 4 धाम और 4 कम 4 चौक 16, हाँ सही कह रहे हो, 2 पंजे 2 सत्ता, 5:7, 5:7 पहला ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने 36 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। अब 37 वाला, वो 35 वाला करते हैं, चलो उसके बाद फिर से ये वाला PDF उठा लेंगे, PDF का पेपर उठा लेंगे। अब इसमें क्या रहा है, इसे ध्यान से पढ़ना। बैंक की एक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उत्तीर्ण यानी कि जो पास हो गए, की संख्या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या की 5 गुनी थी। यानी कि जो उत्तीर्ण थे, यानी कि जो पास थे, वो फेल की तुलना में 5 गुनी थे, ठीक है। पास फेल, जो पास वाले थे वो फेल की तुलना में 5 गुने थे, ठीक है। यानी कि मान लो कि अगर ये 1 है तो ये 5 है, क्योंकि 1 का 5 गुना 5 होता है। तो हम मान ही लेते हैं, इसी फॉर्म में मान लेते हैं कि फेल वाले 1 हैं तो पास वाले 5 हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो उत्तीर्ण है अनुत्तीर्ण की तुलना में 5 गुना है, तो ये जब 1 होगा तभी तो ये 5 गुना होगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो पास वाले हैं वो फेल की तुलना में 5 गुना है, तो 5 से गुणा कर दो, ये तो होगा। अब P/F कर लो, F को इधर ले आओ, बटे में आ जाएगा। 5 ऊपर था जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1। अब इनका रेशियो क्या आ गया, 5:1, और यहाँ पर भी क्या है 5:1, ठीक है। यदि 40 अभ्यर्थी कम होते और 20 अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण होते। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रहा है, यदि 40 अभ्यर्थी यानी कि 40 स्टूडेंट्स कम होते, 40 स्टूडेंट कम होते, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 40 पास वाले कम होते या 40 फेल वाले कम होते, यहाँ पे टोटल की बात कर रहा है कि 40 कम होते, ठीक है। 40 अभ्यर्थी यदि कम होते और 20 अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण होते। 40 अभ्यर्थी कम होते यानी कि टोटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो पास और फेल, कुछ बच्चे पास हुए कुछ बच्चे फेल हुए, लेकिन इन दोनों को मिला के ही तो टोटल आता है। अपेयरिंग आता है, अपेयरिंग माने जितने, एक आपने शब्द सुना होगा अपेयरिंग, अपेयरिंग यानी जैसे कि हम पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी खबर सुनी होगी कि नीट की परीक्षा में इतने लोगों ने अपेयर किया, ठीक है, कितने लोगों ने पेपर दिया, टोटल मान लो 60 लाख लोगों ने दिया, जिसमें से 5 और 1 के रेशियो में फेल हो गए, मतलब 5 के रेशियो में पास हुए, 1 के रेशियो में फेल हो गए, तो टोटल कितने थे 60 लाख। 5 और 1 को जोड़ो तो 6 आ रहा है, ठीक है, इसी के हिसाब से मैंने जोड़ा था। तो एक अपेयरिंग भी होता है, अपेयरिंग मतलब टोटल कितने बैठे थे परीक्षा में, तभी तो फेल और पास होंगे। परीक्षा में टोटल कितने बैठे थे, जब पास 5 हुए फेल 1 हुआ तो टोटल बैठे कितने थे 6। समझ में आ गया, इतने बच्चे टोटल बैठे थे जिसमें से 5 पास हुए 1 फेल हुआ, और हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था कि 5 लोग पास हुए 1 लोग फेल हुए, तो 5 और 1 6, यानी कि 6 लोगों, टोटल 6 लोगों ने परीक्षा में बैठ के परीक्षा दी, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब इसमें बोल रहा है कि 40 अभ्यर्थी कम होते, यानी कि इस टोटल की बात कर रहा है। मान लो कि 40 कम होते, -40 होता, अब 20 अधिक अभ्यर्थी होते, अनुत्तीर्ण होते, और 20 अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण होते, यानी कि 20 लोग और फेल होते, प्लस 20 और फेल हो जाते, ठीक है। ऊपर तो मैं रेशियो दे रखा है, और नीचे बोल रहा है कि 40 लोग और 40 और कम होते तो माइनस का 40 कर दिया, 20 और ज़्यादा फेल होते तो प्लस 20 कर दिया, फेल में प्लस 20 बढ़ा दिया कि और 20 फेल होते, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अनुपात 3:1 हो जाता, ठीक है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 3:1 हो जाता, यानी कि इसका और इसका जो रेशियो है वो 3:1 में हो जाता, 3:1
1 हो जाता है। मैं थोड़ा ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए था थोड़ा, ठीक है। तो इसका पहले अनुपात क्या था, 5:1, तो टोटल अपेयरिंग 6 थे। फिर बाद में ये चेंजमेंट होने के बाद 3:1, ठीक है, हो जाता। तो उसके बाद चेंजमेंट के बाद कितने लोगों ने अपेयर किया, 3:1, 4। तो मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से गंदा अंदर लिख दिया यार, इसे थोड़ा साइड में सही से कर देता हूँ। पासिंग, फेल और अपेयरिंग टोटल, मान लो इन दोनों से ये बनता है। 5:1 का रेशियो दे रखा था, तो ये हो गया अपेयरिंग 6 लोगों ने किया। चेंजमेंट के बाद 3:1 का रेशियो हो गया, तो अपेयरिंग 4 लोगों ने किया, ठीक है। अब वो हमसे साफ साफ कह रहा है कि 40 लोग और 40 लोग कम कम हो जाते, टोटल में से 40 लोग कम हो जाते माइनस का, और पास वाले जो फेल वाले हैं वो 20 और ज़्यादा फेल हो जाते, प्लस 20 और फेल हो जाते, ठीक है। तो प्रारंभ में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभ वाला रेशियो कौन सा है, ये सबसे पहला रेशियो यही था। तो जिसमें अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेल है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1 2 3 चीज़ें दे रखी हैं हमें, 3 रेशियो दे रखे हैं हमें यहाँ पे। अभी तक तो क्या था, 2 रेशियो थे, ठीक है। और हम इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आई नहीं थी कि इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर राशि डिफरेंस है, यहाँ पर राशि डिफरेंस है। अभी तक क्या चल रहा था कि 5 लोग छोड़ के चले गए, या फिर 16 लोग आ गए, ठीक है। तो इक्वल डिफरेंस बराबर था, तो हम रेशियो बराबर करके एक रेशियो के बराबर में निकाल ले रहे थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया भी होगा। देखो यहाँ पे देखो, पाँच लोग चले गए, तो इनको हमने बराबर करके एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली। और यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पे 5 लोग कुछ हुए थे, 5 लोग 15 लोग बढ़ गए, तो 15 15 15 सब में बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 बढ़ रहे हैं, 40 घट रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन दे दी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 20 बढ़े, यहाँ पे भी 20 बढ़े, वो यहाँ पे 40 बढ़े, दोनों में प्लस भी हो सकता है, दोनों में माइनस भी हो सकता है, दोनों में घट भी सकते हैं, दोनों में जुड़ भी सकते हैं, एक में घट सकता है, एक में जुड़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सब डाउट क्लियर होंगे, इसको समझो बस। पास फेल अपेयरिंग, 5 और 1 के अनुपात में पास फेल हुए तो टोटल 6 अपेयरिंग हुए, और 3:1 के अनुपात में पास फेल हुए तो टोटल 4 अपेयरिंग हुई। लेकिन अब कंडीशन कह दी कि 40 लोग घट जाते टोटल में से, और फेल होने वाले 20 और बढ़ जाते, 20 और फेल हो जाते, तब तो इसमें क्या करना होता है, ऐसे में देखो 0 है डिफरेंस, ऐसे में देखो 2 है डिफरेंस, ठीक है, ऐसे में 0, ऐसे में 2, और ऐसे में जब निकालोगे 5 आएगा, ऐसे में जब निकालोगे 3 आएगा, इसी गुणा इसमें करोगे तो आप रेशियो तो बैलेंस कर लोगे। लेकिन मान लो रेशियो बैलेंस करके इनके बीच का डिफरेंस आया 2 रेशियो, लेकिन वो 2 रेशियो बराबर किसके करोगे आप, ठीक है। दिक्कत ये है, क्योंकि 2 रेशियो को या 20 के बराबर रखोगे या 40 के बराबर रखोगे, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी सेम नहीं है ना। ये चीज़ जब सेम होती है तब हम रेशियो बराबर करके अपना काम निकाल लेते हैं, एक रेशियो की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे रेशियो वैल्यू बराबर करने के बाद भी हमारे पास ये चीज़ तो डिफरेंस है ना, तो इसको हमें जब इस ऐसी कंडीशन आती है तब हम क्या करते हैं, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। क्या चीज़ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुणा करते हैं, फिर इसकी गुणा करते हैं, बस इतना से काम करना है, ठीक है। और इतनी से काम में करते समय ध्यान क्या रखना हम लोगों को, इसका और इसकी गुणा करके अलग लिखना है, फिर इसकी और इसकी गुणा करके अलग लिखना है, और दोनों का डिफरेंस निकालते हुए चलना हम लोगों को, ठीक है। कैसे, 4 एकम 4, 6 एकम 6, डिफरेंस निकालना है, प्लस माइनस नहीं करना, बराबर 4 दूनी 8 यानी कि 80, 80 प्लस का है ये, 4 दूनी 8 यानी कि 80 प्लस का है, और 4 एकम 4 यानी कि माइनस का 40, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमें यहाँ पर ना बड़े में से छोटा घटाना पड़ता है हमेशा, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 6, तो 6 में से 4 घटाओ। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 80, 80 में से 40 घटाओ, माइनस का 40, ये माइनस का 40 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 40, ठीक है। मैं यहाँ पे काफ़ी मतलब एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इसमें मुझे कुछ करना ही चाहिए था, यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे डिफरेंस का चिन्ह लगा के नहीं करना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट ये लाइन लिखनी चाहिए थी। लेकिन मैं जब डायरेक्ट लिख देता तो फिर ये दोनों चीज़ें ना समझ में नहीं आती, मज़ा ही नहीं आता फिर, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, जिन बच्चों को आती है उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि बोरिंग है,
आगे बढ़ो फटाफट। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए भाई अच्छी चीज़ है, ठीक है। 4 एकम 4, 6 एकम 6। मैं यहाँ पहली बार में बस ऐसे बता रहा हूँ कि इनका डिफरेंस निकालना होता है। फिर इसकी गुणा करके लिख दिया, इसकी गुणा करके लिख दिया, ठीक है। फिर बड़े में से छोटा घटाना होता है, तो यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा था 6, तो 6 माइनस 4। इन दोनों में से बड़ा कौन सा था 80, माइनस, क्योंकि घटाना है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और ये माइनस का पूरा 40 आएगा, ठीक है। तो जब माइनस माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 80 और 40 कितना हो गया 120। इसलिए कितना आ गया 2 रेशियो। 2 रेशियो की वैल्यू 120, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब आया 1 रेशियो की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। हमसे प्रारंभ में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने थे वो बताना है, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 60 है, तो प्रारंभ में जो अनुत्तीर्ण है, प्रारंभ में ये रेशियो दिया था अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला, तो फेल वाले 1 रेशियो में था, और 1 रेशियो की हमें पता ही है 60। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 60 की 2 से गुणा कर देते, तो अभी 1 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 60 हो जाएगी, यानी कि कहाँ गया, फेल की वैल्यू 60 हो जाएगी जो प्रारंभ में थी, तो यानी कि 60 लोग फेल हुए थे। सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैंने शायद थोड़ा लंबा खींच दिया, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया था, मैंने घिच कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बर्बाद हो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। लेकिन अभी जिसको समझ में नहीं आया घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी और भी क्वेश्चन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हल्के हल्के आपको ये चीज़ रट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया 35 नंबर का। चलो इसको भी साइड कर देते हैं। अब देखो, अब एक नया टाइप आ गया। नया टाइप का मतलब है कि इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग पर डिपेंड, ठीक है। सेविंग पर डिपेंड होंगे आप, लेकिन सब कुछ होगा वैसे ही, कुछ बदला नहीं होगा। बस मैंने अलग अलग बांट दिए, एज बेस्ड वाले अलग बांट दिए, कॉइन बेस्ड वाले अलग बांट दिए, और इनकम एक्सपेंडिचर वाले अलग बांट दिए। इससे पहले कौन सा चल रहा था, इंक्रीज और डिक्रीज वाले अलग बांट दिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा इस पे बेस्ड, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात। अच्छा एक्सपेंडिचर वाले हैं ना, तो मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ ध्यान रखनी है हम लोगों को। देखो इधर देख लो, यहाँ पे जगह खाली से बता दे रहा हूँ। इनकम यानी कि आपकी जो तनख्वाह होती है वो किस किस से मिलके बनती है। एक्सपेंडिचर यानी कि आपके जो खर्चे होते हैं, EXPENDITUR एक्सपेंडिचर, प्लस आपकी जो सेविंग होती है, ठीक है। आपकी इनकम इन्हीं 3 चीज़ों से तो मिलके इन्हीं 2 चीज़ों से तो मिलके बनती है। इनकम यानी कि आपका वेतन या आय या फिर तनख्वाह या फिर पगार, कुछ भी हो सकता है, हिंदी में कुछ बहुत नाम से बोलते हैं। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, आपने कितना खर्च किया। सेविंग यानी आपने कितना बचाया। जैसे कि मान लो आपको एक कंपनी से 10,000 रुपये मिले, वो आपकी इनकम हो गई, ठीक है। मान लो आपको 10,000 रुपये मिले, वो आपकी इनकम हो गई, आपने इतना कमाया। इनकम यानी कि आपने कितना कमाया। 10,000 में से 8,000 रुपये पूरे महीने में खर्च हो गए, यानी एक्सपेंडिचर है आपका खर्च, और 2,000 रुपये आपने बचाया, बचत की यानी कि सेविंग की, ठीक है। तो 8 और 2 यही तो मिला के 10 हुआ, तो मिला इतना, खर्च इतना किया, बचाया इतना। तो इनकम बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। इनकम बराबर खर्च प्लस बचत, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक फार्मूला समझ लो, या फिर इनकम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो समझ लो, ठीक है। चलो ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ए और बी हैं जिनकी इनकम 9:7 के अनुपात में है, और उनके व्यय का अनुपात, व्यय यानी कि खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात 4:3 है। उनका एक्सपेंडिचर 4:3 है, ठीक है। यदि प्रति सप्ताह, प्रत्येक यानी कि इन दो ए और बी, यदि प्रत्येक यानी कि दोनों प्रति सप्ताह 200 रुपये बचाते हैं, तो उनकी साप्ताहिक आय का योग क्या है। यदि ये दोनों ही 200 रुपये बचाते हैं, ये भी 200 रुपये बचाता है, ये भी 200 रुपये बचाता है सेविंग,
ठीक है। अगर ये दोनों ही 200 रुपये बचाते हैं, तब हमसे पूछा है कि उनकी जो आय है, जो कि रेशियो दे रखा है, इन दोनों का योग कितना है। तो आय पहले हमें निकालने के लिए पहले हमें एक रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम 9 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो एक ही आय आ जाएगी। फिर 7 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो बी की आय आ जाएगी, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यही काम तो करना है हम लोगों को। तो हम जानते हैं कि जब दोनों में 200 रुपये बढ़ रहा है, तो हम देख लें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखो 200, यहाँ पे 200, दोनों बढ़ रहा है। इसमें क्या कंडीशन थी, 20 बढ़ रहा था और 40 घट रहा था। या फिर ऐसा हो सकता है कि 20 यहाँ पे भी बढ़ रहा था, 40 यहाँ पर भी बढ़ रहा था। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं थी, या तो ये 20-20 होते या फिर 40-40 होते, तो हम बैलेंस करके निकाल लेते। जैसे कि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200, यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हम अपना रेशियो देख लेंगे। ठीक है, 9 में से 4 गया, मतलब 9 और 4 का डिफरेंस 5, 7 और 3 का डिफरेंस 4। इनका वो क्या कहते हैं, रेशियो बराबर नहीं है। तो जब ऐसे में बराबर नहीं आ रहा है तो ऐसे में बराबर करके देखते हैं। 9-7 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 1, तो 1 की गुणा ऊपर वाले में कर दो। तो 1 की गुणा जब ऊपर वाले में करोगे तो इतना ही रहेगा। 2 की गुणा नीचे वाले में कर दो। 2 की गुणा जब नीचे वाले में करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे घिचपिच ना हो, इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ये तो 1 की गुणा करो 9:7 ही रहेगा। जब 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 200 बढ़ रहा था। ठीक है, अब देखो डिफरेंस निकाल के, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 7 और 6 का डिफरेंस 1, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 200 के बराबर हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो करना था हम लोग, करना क्या था हम लोगों को, पहले की तरह सब कुछ करना है। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 200 के बराबर आ गई। अब हमसे इन दोनों की आय का सम पूछा है, यानी कि योग पूछा है, टोटल पूछा है। तो 9 और 7 16, या तो 16 का डायरेक्ट निकाल दो, 16 दूनी 32, तो 3200 हो जाएगा। या फिर 9 का अलग निकाल लो, 7 का अलग, 9 दूनी 18, 1800, 7 दूनी 14, 1400, 1400 1800 को जोड़ोगे तो 3200 ही आएगा। ठीक है, ये तो इजी था। चलो देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन 3200, यानी कि ये भी हो गया। आगे कर लेते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है। एक्स और वाई की इनकम 3:2 के रेशियो में है। चलो, अब जगह बची नहीं ज़्यादा, एक क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। दिख रहा है ना? हाँ, इसे रेड से कर लेते हैं। एक्स और वाई की इनकम 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में इनकम, और उनके खर्च का रेशियो 5:3 है। और उनके खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर 5:3 है। ठीक है, अगर हर कोई 1000 रुपये बचाता है, हर कोई 1000 रुपये बचाता है, यानी कि ये भी 1000 रुपये बचाता है, ये भी 1000 रुपये बचाता है, तो एक्स की इनकम रुपए में बताओ। तो एक्स की इनकम रुपए में बतानी है, यानी कि एक्स की इनकम बतानी है, यानी 3 रेशियो, एक्स की इनकम का रेशियो कितना है, 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा। देखो, यहाँ पर अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते आंसर आता, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते यहाँ पर भी आंसर आता। ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है। इधर इधर गुणा करो, डिफरेंस निकालो, इधर इधर गुणा करो, डिफरेंस निकालो, उसके बाद एक रेशियो की वैल्यू पता चलती है। यहाँ से हम ये शुरू से करते चले आ रहे हैं, तो ये हमें आसान लगने लगा है रेशियो बैलेंस करने वाला सिस्टम। ठीक है, तो हम जहाँ पर हमें सेम मिल जाता है वहाँ पे हम रेशियो को बैलेंस ही करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर हमें सेम नहीं मिलेगा वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। वहाँ के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी है और यहाँ के लिए बैलेंस करना ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। चलो, तो यहाँ तो दोनों सेम है वैल्यू, तो रेशियो की वैल्यू निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा। 3 और 5 का डिफरेंस 2, 2 और 3 का डिफरेंस 1, यानी कि बराबर नहीं है, तो ऐसे में निकालो। 3 और 2 का डिफरेंस 1, 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो 2 की गुणा ऊपर वाले में हो जाएगी, 1 की गुणा नीचे वाले में। नीचे तो चेंज होगा नहीं, अभी गंदा गंदा ना लगे, इसलिए इसे साइड में एक बार और लिख लेता हूँ। तो 2 की वैल्यू जो ऊपर करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 करेंगे तो इतना ही रहेगा। और ये 1000 रुपये ये भी बचाता है, 1000 रुपये ये भी बचाता है। ठीक है, 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1। 4 और 3 का डिफरेंस कितना, 1। तो 1 किसके बराबर जाएगा, 1000 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम इसका जो डिफरेंस, इनकी जो आय और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है वो 1000 के बराबर कैसे हो जा रही है, क्योंकि 1000 ना सेविंग है, सेविंग। और हमेशा याद रखना आय और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस सेविंग ही होता है, ठीक है। जैसे कि आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, पूरा वेतन बराबर होता है खर्च और बचत के। तो जब एक्सपेंडिचर को इधर ले जाओगे तो आय माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि माइनस का मतलब डिफरेंस कर लो, बराबर सेविंग, यही तो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही तो कर रहे हैं, ये हमारा आय का रेशियो है, ये हमारा एक्सपेंडिचर। आय और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस किसके बराबर होता है, रेशियो के बराबर, वो सेविंग के बराबर। तो आय और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस करने के बाद रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास एक रेशियो। तो फिर सेविंग कितनी है, 1000 हो गया ना, इस वजह से ये आया एक रेशियो बराबर 1000। समझ में आया। तो एक रेशियो की वैल्यू जब 1000 हो गई तो हमसे पूछा कितना था, हमसे क्या पूछा था, एक्स की इनकम। तो एक्स की इनकम ये वाली मत मानना, ये अनबैलेंस रेशियो था, बैलेंस करने का रेशियो ये है तो ये माना जाएगा। तो एक्स की इनकम ऊपर वाला था और एक्सपेंडिचर नीचे वाला। तो एक्स की इनकम रेशियो में 6 थी, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 से गुणा कर दो 6000, ठीक है ना। 6000 आंसर में दिया होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन 6000, सही है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतने ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करते रहोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आती रहती है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आय का अनुपात, ठीक है। इसका नंबर नहीं है, मैंने पीडीएफ में एडिट कर दिया है। अब जो पीडीएफ आप लोगों के पास गई है वो बिल्कुल एडिट होकर गई है, सब कुछ सही से गई है, ठीक है। अभी तक टोटल पीडीएफ में 63 क्वेश्चन हैं, जो कि हाफ पीडीएफ है अभी, ठीक है। चलो, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए और बी की व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात 6:5 है। चलो पहले अनुपात लिख लेते हैं। ए और बी हैं दो लोग जिनकी आय यानी कि इनकम का अनुपात कितना है, 5:4, और इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 6:5, ठीक है। और इनकी सेविंग हमसे कह रहा है कि यदि ए और बी की बचत क्रमशः 8000 और 5000 है, 8000 5000 है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा, क्योंकि ये चीज़ सेम नहीं है। रेशियो तो हम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन रेशियो बैलेंस करने के बाद फिर ये चीज़ सेम नहीं है, इसको कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। समझ गए ना आप लोग। चलिए, फिर बताना क्या है, ए और बी की आय में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। ए और बी की आय में डिफरेंस बताना है, यानी कि 5 और 4 का डिफरेंस 1, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू बतानी है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगता है मैंने क्या बताया था, रेड पेन से दिखाता हूँ। पहले इनका क्रॉस करो, उनका डिफरेंस निकाल लेना, फिर इनका क्रॉस करो, उनका डिफरेंस निकाल लेना, दोनों को एक बराबर कर देना, बस इतना करना है। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, 5 पंजे 25 बड़ा है, 6 चौक 24 छोटा है, तो 25 - 24 डायरेक्ट कर दो, ठीक है। डिफरेंस वाला लाइन घटा दो। और यहाँ पर 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, यानी कि 8 पंजे 40 बड़ा है, 6 पंजे 30 छोटा है, तो 40 पहले लिख दो, ठीक है। 40,000 माइनस 6 पंजे 30,000, ठीक है। चलो, ये कितना आ जाएगा, एक रेशियो 40 में से 30 गया 10,000। एक रेशियो की वैल्यू 10,000, एक ही रेशियो की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो, एक रेशियो की वैल्यू 10,000, तो 5 रेशियो की वैल्यू 50,000, फिर 4 रेशियो की वैल्यू 40,000, तो 50 में से जब 40 घटाओगे तो 10,000 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। और मैंने क्या करा, इन लोगों के आय का, ठीक है, इनकम का डिफरेंस पूछ रहा था, तो मैंने इनका इनकम का जो रेशियो उसका डिफरेंस निकाल लिया, 5 और 4 में से 1, यानी कि इनके इनकम के रेशियो का डिफरेंस एक रेशियो है, तो एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई 10,000, सिंपल।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आया कि नहीं आया ये बताओ। ये सवाल हो गया 10,000 हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आ गया ना। जब भी नीचे डिफरेंस आए तो ऊपर वालों की आपस में गुणा बराबर नीचे वालों की आपस में गुणा, ऊपर वालों की आपस में गुणा और नीचे वालों की आपस में गुणा। हमेशा याद रखना गुणा करने के बाद बड़े में से छोटा ही घटेगा, यहाँ पर भी बड़े में से छोटा ही घटेगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी के व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:2 है। कर लेते हैं इसको भी, छोटा सा है ये भी। ए और बी इनकी इनकम, इनकी एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम का रेशियो कितना है 5:4 और एक्सपेंडिचर 3:2। 5:4 3:2। सेविंग के बारे में बता रहा होगा जरूर। बचत इनकी 2000 और 4500, 2000 है नहीं, हाँ 2000 और 4500। ठीक है, इसकी 2000 है, इसकी 4500। जब हमने देखा कि ये चीज़ें बराबर नहीं है तो साफ साफ सीधी सीधी बात है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा इनके ऊपर। ठीक है, चलो 5 दूनी 10, 4 3 12, तो 12 बड़ा है और 10 छोटा है, तो 12 - 10 बराबर हो जाएगा 6 45 दूनी 90, 135 है ना। 45 3 135 होता है क्योंकि 45 दूनी 90, 90 में फिर से तुम 45 जोड़ोगे तो हाँ 135, 135 हाँ 100 हो जाएगा, यानी कि 135 13,500 हो जाएगा। और ये 2 दूनी 4 यानी कि 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -4,000। ठीक है, 2 दूनी 4,000 के आसपास हो जाएगा। तो 13,500 में से जब 4,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9,500। इसको घटाओ 2 आ जाएगा, 2 रेशियो। 13,000 में से जब 4,000 घटाएंगे तो 9,500 आ जाएगा, क्योंकि 9 10 11 12 13, हाँ 9,500। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000 का आधा कितना होता है 4,500, 500 का आधा कितना होता है 4,500 और 500 का आधा 250, तो 500 600 700, 4,750। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है ए और बी की आय में अंतर। यहाँ पे इनकी आय कितनी है, अरे भाई आंसर हो गया लो। यहाँ पे भी इनकी आय के रेशियो का डिफरेंस 1 है, तो एक रेशियो की वैल्यू मिल गई 4,750। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 4,750 समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट, चलिए दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पूछा हम लोगों से, अच्छे से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। ए के व्यय और बचत यानी कि ए के एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का अनुपात 2:1 दे रखा है। ठीक है, चलो लिखते हुए चलते हैं और करते हुए चलते हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करना। ठीक है, जितने ज़्यादा बार करोगे उतना ज़्यादा इजी लगने लगेगा आप लोगों को। एक ही बात चल रही है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मिला के इनकम आ जाएगा। ठीक है, चलो दे क्या रखा हम लोगों को, ए का बचत और खर्च और बचत का अनुपात 2:1, खर्च 2 अनुपात और सेविंग 1 के अनुपात में। तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी 3। भाई खर्च जितना करते हैं और जितना बचाते हैं उन दोनों को जोड़ के तो इनकम बनती है 2 और 1 3। ठीक है, चलो अब बोला बी की आय का 25% ए की आय के 40% के बराबर है। अब यहाँ से हमें ए और बी की आय का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, बी की आय का 25%, बी की आय का जो 25% है वो बराबर है ए की आय के 40% के बराबर, ए की आय के 40% के बराबर। बी की आय मान ली, ए की आय मान ली, बी का मतलब है बी की आय। ठीक है, बी की इनकम आई, ए आई, बी की इनकम का 25%, ए की इनकम का 40%, ये दोनों आपस में बराबर है। तो 100 से 100 कट जाएगा, बी को इधर ले जाओ, 25 को इधर ले जाओ, तो बी अपॉन ए बराबर 40/25, 5 8 40, 5 5 25, बी अनुपात ए बराबर आ गया 8:5। यानी कि बी और ए की जो इनकम का अनुपात है वो 8:5 है। अरे सॉरी यार, दिखाई नहीं आप लोगों को, सॉरी। बी अपॉन ई
इधर ए आ गया, इधर नीचे आ जाएगा, इधर गुणे में था इधर बटे में आ जाएगा, इधर 25 गुणे में तो इधर बटे में आ जाएगा, तो 40/25 बी बटे ए, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, तो बी अनुपात ए आ जाएगा 8:5। बी ऊपर है तो 8 इसका हो गया, ए नीचे तो ए इसका 5 ए का हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना कि यार हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था कि 2:1 का अनुपात है इनका एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो इनकम हो गई 3, लेकिन इनकम जो हमारे हिसाब से आ रही है वो तो 5 आ रही है। ए की इनकम हमने जो अभी ये निकाला, ये इनकम का ही तो रेशियो निकाला, बी की इनकम और ए की इनकम का ही तो रेशियो है। ठीक है, तो ए की इनकम 5 है, तो इसको हमें 5 बनाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसको 5 बना नहीं सकते, इसको 3 बना नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि ए की 2 जगह इनकम है, एक इनकम 3 क्वेश्चन के हिसाब से, एक इनकम जो हमने निकाली जो कि क्वेश्चन ने ही डेटा दिया था। ठीक है, तो ए की इनकम 5 और ए की इनकम 3, 2 रेशियो दे रखे हैं, इन्हें बैलेंस कर लो। कैसे करेंगे, या तो 5 को 3 बना लो या 3 को 5 बना लो, या फिर इन दोनों को कोई ऐसा नंबर जो ये दोनों इक्वल बन जाए। तो 5 को 3 बना नहीं सकते, 3 को 5 बना नहीं सकते, तो 3 को 5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे में गुणा कर देंगे 5 से तो ये 15 बन जाएगा, ये 5 ये 10, क्योंकि जब रेशियो की बात चलती है तो इसमें जो काम करेंगे वो सब में करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नया रेशियो ये है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम का। अब देखो ये भी 2:1 के अनुपात में ही है और ये 3 अनुपात में है। ठीक है, 2:1:3 रेशियो वही है, बस हमने बैलेंस कर दिया है। इसे अब कट करोगे तो 2:1:3 ही आएगा। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आया नहीं आया। ठीक है, चलो अब आगे क्या कह रहा है, ए के व्यय का दोगुना है, सॉरी यदि बी का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर ए के एक्सपेंडिचर का दोगुना है। ठीक है, यानी बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए के एक्सपेंडिचर के दोगुना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा साइड लिख लेता हूँ, ए का इधर लिख लेता हूँ, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, अब बी का इधर लिख लेते हैं। बैलेंस करने के बाद ए का कितना हो गया, एक्सपेंडिचर 10, सेविंग 5 और इनकम 15। अब बोला है कि बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए का दोगुना है, तो ए का 10 है तो इसका दोगुना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेविंग और इनकम हमें पता नहीं है, ये दोनों नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि बी और ए की जो इनकम का 8:5 दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 15 दिख रहा है, ए की इनकम कितनी है 15। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का रेशियो कितना दे रखा है 8:5, तो 5 ए जो है वो 5 है, 5 रेशियो, और इनकम कितनी है यहाँ पे हमें 15 मिली, तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना गुना होगा, 5 3 15, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 आएगी, तो एक रेशियो की वैल्यू जब 5 आएगी तो 8 पंजे 40, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, अब वो करके दिखाना तो नहीं पड़ेगा ना कि 5 रेशियो की वैल्यू 15, एक रेशियो की वैल्यू 5, ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा ना, आप समझ जाएंगे अब। चलो, तो 8 यानी कि बी की इनकम का रेशियो 8 था। ठीक है, ए की इनकम का रेशियो 5 जो कि 15 के बराबर था, तो 8 हो जाएगा 40 के बराबर, क्योंकि ये इससे हमें एक रेशियो की वैल्यू 5 मिल गई, तो 8 पंजे 40। ठीक है, 40 आ गया, तो इसकी जो बन गया, इसकी इनकम आ गई, बी की इनकम 40। ठीक है, अब 20 में से, अरे एक मिनट गलत ही हो गई यार, ये 5 नहीं 3 आएगा यहाँ पे, गुना 3, 5 दिया 15 होता है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 3 के बराबर आएगी। 5 रेशियो की वैल्यू 15, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, गलती हो गई, तो ये 3 गुना होगा, यानी 8 3 24, 24 होगा, 40 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 24 आएगा, 40 नहीं आएगा। चलो, तो इसका खर्च 20 है, इनकम टोटल 24 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 4, हो गया सिंपल। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो बताइए कि बी की बचत जो कि 4 है वो ए की बचत का कितना प्रतिशत है। ए की बचत 5, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो बी की बचत यानी कि 4 है वो 5 की बचत 5 का कितना प्रतिशत है। अब कितना प्रतिशत है, या कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर कितना प्रतिशत कम है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, डीआई की क्लास में सिखा चुका हूँ। डीआई का जो बैच था उसकी जो मैंने 3-4 क्लासेस बेसिक ली थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डीप में सिखाया था आप लोगों को। ठीक है ना, कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, ये सब सिखा चुका हूँ। तो डीआई के बैच में जाना, उसकी बेसिक क्लास देख लेना आप लोग। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलो, तो हमसे पूछा है कि ये 4-5 का कितना प्रतिशत है। तो जब हमसे ये पूछा जाता है कि 4-5 का कितना प्रतिशत है, या कुछ भी कोई चीज़ किसी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो
जिससे पूछा जाता है उसे नीचे रखते हैं और जिसको पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं। तो जिससे पूछा गया है, किससे पूछा गया है? ए से। 4 ए से कितना, ए का कितना प्रतिशत है? तो ए से पूछा गया है, ठीक है, तो इसको हम नीचे रखेंगे। और 4 को पूछा गया है तो 4 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, और गुणा 100 कर देते हैं बस, और कुछ नहीं बताएं, ठीक है। और गुणा 100, जब तुम इसे 4 से गुणा 400 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 80% आ जाएगा, ठीक है। 100 से गुणा करके जब सॉल्व करोगे 80% आएगा, ठीक है। और लेकिन हमें वैसे भी पता है कि 4/5 80% की वैल्यू होती है, तो 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 80% है, 4 5 का 80% है। ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आई उसको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। डीआई बैच में जाके उसकी बेसिक क्लास तीन या चार बेसिक क्लासेस है, उसी में मैंने किसी एक में कराया है, तो अब जाके देख लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बहुत डीप में कराया, बहुत अच्छे से कराया, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए, तो आपको ये चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब डीआई पढ़ोगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, हर एक डीआई सेट में इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, इस टाइप की कैलकुलेशन ज़रूर आती है, ठीक है। जिसने की होगी उन्हें मालूम होगा। तो हमारा 80% आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा हम लोगों से? इसमें पूछा पी और क्यू की आय और व्यय का अनुपात, ठीक है, क्रमशः 5:4, 8:7 दे रखा है। अभी मैं सोचना कि पी और क्यू ये आय का दे रखा है और ये एक्सपेंडिचर का दे रखा है, नहीं, पी और क्यू की बात चल रही है, तो ये पी का आय और व्यय का खर्च अनुपात है, और ये क्यू का आय और व्यय, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर ये अलग अलग दे रखा है, ठीक है। क्रमशः लगा दी ना, आय और व्यय का अनुपात, इसकी आय और व्यय, इसकी आय और व्यय, इसका इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात क्रमशः ये और ये दे रखा है, ये पी का है, ये क्यू का है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा ही सोच सकते हो आप लोग, पर पहली नज़र में ऐसा लगेगा पी का और क्यू का दे रखा है, तो ये पी का आय का दे रखा है, पी की 5:4 हो जाएगा क्यू का, ठीक है। मतलब पी और क्यू की जो इनकम है 5:4 हो जाएगी, पी और क्यू की जो एक्सपेंडिचर है 8:7 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पी का ये दे रखा है इनकम और एक्सपेंडिचर, क्यू का ये दे रखा है इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये समझने वाला बात है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे से पहली बार ये गलती हो गई थी, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से ना हो। थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ के चला करो आप लोग, कुछ नहीं होगा। चलो, पी और क्यू, ठीक है। पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। समझ में आ गया? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग दिख रहा है। चलो, ये पी है और ये क्यू है। पी का इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है? आय और व्यय, पी का 5:4, 5:4। क्यू का कितना है? 8:7, 7, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, इसे साइड कर देते हैं। देखो, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1, तो सेविंग 1 आ जाएगी भाई। क्या है, देखो इनकम बनती कैसे है? एक्सपेंडिचर और सेविंग से, अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। और जब सेविंग निकालनी हो तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, बचा वो सेविंग हो जाएगी, ठीक है। जितना कमाया उसमें से जितना खर्च किया घटा दो, जितना बचाया वो आ जाएगा। 8 और 7 का इसका भी 1 आ गया, ठीक है ना। अब हमें आगे क्या पूछा है? हमसे आगे दे रखा है कि पी की बचत क्यू की तुलना में 1,000 रुपये अधिक है, ठीक है। उनकी आय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा नहीं, एक लाइन रह गई, इतना है, और उनकी बचत का योग 9,000 रुपये है, यानी कि उनकी जो बचत है ये 9,000 रुपये इनका योग। तो ये 1 1 2 तो हम कर नहीं सकते कि 2 बराबर 9,000, ऐसा तो कर नहीं सकते, गलत हो जाएगा। तो इनका हमें सम दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो इनको हम कुछ मान लेते हैं। ऊपर वाले को x मान लेते हैं, नीचे वाले को y, ठीक है। तो इसको हम x मान लेते हैं, तो इस पूरे में हम x मान लेते हैं कि ये 5, ये 4x, ये x, ये 8y, ये 7y, तो ये y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5x में से 4x गया, x सेविंग, 8x में से 7y गया तो y सेविंग, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 9,000 रुपये। x प्लस वाई बराबर बोला है कि p और q की जो बचत है उनका जो टोटल है वो 9,000 रुपये है। और ये भी बोला है कि p की जो बचत है वो q की बचत से 1,000 रुपये अधिक है, तो यानी कि p ज़्यादा है तो p पहले, सॉरी p की सेविंग y है तो y, और q की सेविंग x है तो माइनस x। अरे यार गलत लिख रहा हूँ मैं, p की सेविंग x है ना, तो ये अब देखो गलत हो गया। चलो ये नीचे लिख देता हूँ, ठीक है।
अलग लिख लेते हैं यार, एक्स प्लस वाई बराबर 9000, एक्स माइनस वाई बराबर 1000। 1000 कहाँ से आया, दे रखा है हम लोगों को, देखो हम लोगों से बोला है, अच्छा ये रहा, कि पी की बचत जो कि एक्स है क्यू की तुलना में 1000 रुपये अधिक है, ठीक है। पी की बचत क्यू की तुलना में 1000 रुपये अधिक है, तो पी 1000 रुपये अधिक है, इसका मतलब क्यू माइनस है 1000 रुपये, सॉरी क्यू से प्लस कर दो 1000 रुपये, क्यू का टोटल और 1000 रुपये और वो पी के बराबर है, ठीक है। क्यू की जितनी बचत है उसमें 1000 रुपये और जोड़ देंगे तो वो पी के बराबर आ जाएगा, पी की बचत आ जाएगी, तो क्यू उधर ले जाओ, पी माइनस क्यू बराबर 1000 रुपये। अब पी की बचत किससे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, पी की बचत एक्स है, क्यू की बचत वाई है, यही तो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में करनी पड़ेगी, यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन आप लोगों को लीनियर इक्वेशन बोलते क्या बोलते हैं इन लोगों को, इसको सॉल्व करना तो आता ही ना आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी होगी तो आता होगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने स्पीड मैथ कर रखी है तो आप लोगों को पता होगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसका मतलब इसके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ प्लस होता तो नीचे सब जगह माइनस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है पहले से ही, हमें माइनस जब सब कुछ प्लस होता है तो माइनस इसलिए लगाते हैं ताकि कोई एक कट जाए इन दोनों में से, तो ये पहले से हमें दिख रहा है प्लस माइनस कट जाएगा, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो एक्स 2x बराबर ये भी प्लस जुड़ जाएगा 10,000, एक्स की वैल्यू 5,000। तो जब x की वैल्यू 5,000 है तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे और इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 9,000 में से जब 5,000 माइनस होगा तो y की वैल्यू 4,000। क्या करा मैंने, इस x की वैल्यू को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, बात एक ही है, तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9,000 रुपये और x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँगा 5,000 प्लस वाई बराबर 9,000 रुपये, इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, y बराबर 9,000 माइनस 5,000, तो y बराबर 4,000। यही तो मैंने किया, इतना काम मैंने माइंड में कर लिया, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई, तो x और y की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है कि उनकी आय के बीच का अंतर, उनकी जो इनकम है, इनकम कितनी है, p की इनकम कितनी है, p की इनकम बराबर है 5x, q की इनकम बराबर है 8y। x का मान रख दो 5 गुणे 5,000, y का मान रख दो 8 गुणे 4,000, ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 832,000। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ही तो पूछा हम लोगों से, पी और क्यू की जो टोटल वेतन है उसका, वो पी का वेतन और क्यू के वेतन का बीच का डिफरेंस, इन दोनों की इनकम के बीच का डिफरेंस। तो 32 में से 25 गया तो 7, यानी कि पी क्यू का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस 7,000, ठीक है। देखो कहाँ गया, हाँ 7,000, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर इस पर डिपेंड वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। मैंने जानबूझ के बस प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन रख लिए थे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब एज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जितना करा उसकी प्रैक्टिस करना, आज अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो प्रैक्टिस, जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे उतने अच्छी बार कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चनों को। तो ये पूरी PDF खत्म होने के बाद, मतलब अभी जो मैंने PDF दी है वो तो हाफ है, उस PDF को मैं और कंप्लीट कर रहा हूँ। मतलब अभी और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन सब 2-3 टाइप में 5-5 6-6 क्वेश्चंस होंगे। उन्हें करने के बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम जब अरिथमेटिक करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि दोबारा करना ही ना पड़े किसी टॉपिक को। तो अरिथमेटिक को हम इस तरीके से करेंगे कि दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और यूट्यूब पर जाके प्रैक्टिस करो, किताबों से प्रैक्टिस करो, बंडल कोर्स लेना है तो वहाँ से, मतलब ले रखा है तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, ठीक है। बुक्स कौन सी लेनी है, तो मेरी वीडियो चलती रहती है तो यहाँ पे आपको साइड में, इधर साइड में कहीं दिख जाता है बुक्स, वहाँ से ले सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से ले लेना, हिंदी इंग्लिश सबका। या फिर PDF बंडल कोर्स ले लो, वहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम वो कर ही नहीं पाते हैं पूरे, मैं तो नहीं कर पाता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। और यूट्यूब से ले लो, गूगल से ले लो, बहुत जगह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। अभी बस रेशियो पढ़ रहे हो तो रेशियो के ही क्वेश्चन करो,
ठीक है। कम से कम रेशियो को 1 घंटा दो, अलग से रेशियो को सिर्फ 1 घंटा दो, ठीक है। मेरी क्लास देखते हो 1 घंटे में, चलो 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन एक्स्ट्रा 1 घंटा दो प्रैक्टिस के लिए। बस रेशियो के क्वेश्चंस करने, इतनी जो आप क्वेश्चंस आते हैं उसे भी रिपीट करो, ठीक है। जो नहीं आते उसे बहुत बार रिपीट करो। चलो आज क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।